Hello everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we are going to discuss practice paper 40 from Dr. Ranjit Singh and practice paper 1 to 39 we have already discussed on the channel. So guys, if you are preparing for TGT, PGT and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of the series. And now discuss practice paper 40. देखिए प्रैक्टिस पेपर 40 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर लिटरेरी मीडियम इन द मॉडर्न पीरियड। इन मॉडर्न पीरियड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर लिटरेरी मीडियम क्या है। सो इस पीरियड का जो इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर लिटरेरी मीडियम रहा वो था नोवेल। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, नोवेल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर लिटरेरी मीडियम इन द मॉडर्न पीरियड। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. Which is the only literary form which meets the needs of the modern world? So again, novel is the only literary form which meet the needs of modern world. So the right option will be C. Next question number 3. The age of disintegration and interrogation. किस एज को डिसइंटेग्रेशन एंड इंटेरोगेशन एज कहा जाता है। सो मॉडर्न एज is called the age of disintegration and interrogation. So the right option will be C. डिसइंटेग्रेशन का मतलब होता है विघटन हिंदी में, और इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ करना यानी कि प्रश्न उठाना। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. विच इज नोवेलिस्ट लाइक हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड एंड रुडयार्ड किपलिंग आर ओरिजिनली रिलेटेड टू। ये जो पोइट्स हैं ये किस एज से रिलेटेड थे। सो ये सारे के सारे पोइट विक्टोरियन एज से एसोसिएटेड थे। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द मार्क ऑफ 20th सेंचुरी नोवेल। सो डिसइल्यूजनमेंट एंड होपलेसनेस इज द मार्क ऑफ 20th सेंचुरी नोवेल। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. हु रोट द नोवेल वॉर एंड पीस। हु रोट। Tolstoy wrote the novel War and Peace. So the right option will be D. And next है question number 7. Who wrote the novel Middlemarch? Middlemarch किसने लिखा था। George Eliot wrote this novel. So the right option will be A, George Eliot. और इनका पेन नेम है, इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था मैरी इवान। ये एक फीमेल राइटर है विक्टोरियन एज की। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. इन द मॉडर्न एरा, मॉडर्न एज में हु रिफाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नोवेल फॉर्म सुपरफ्लुअस डिटेल्स, फ्रेजेस, पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस। सो हेनरी जेम्स रिफाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नोवेल फॉर्म सुपरफ्लुअस डिटेल्स, फ्रेजेस, पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, हेनरी जेम्स। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. In which age of novels we find clear point of views, reserve and refined characters with clear motives? किस एज में हम नोवेल में क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, रिजर्व एंड रिफाइंड करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो मॉडर्न एज की जो नोवेल हैं उनमें हमें ये सब देखने को मिलता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, मॉडर्न एज नोवेल। और रिफाइंड किसने किया था, हेनरी जेम्स ने। एंड नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. बाय नेचर मॉडर्न नॉवल इज। जो मॉडर्न नोवेल है वो नेचर से कैसा है। सो ये एक साइकोलॉजिकल नोवेल होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. द नैरेटिव मोड और मैथड दैट अटेम्प्ट टू डिपिक्ट द मल्टीट्यूडनेस थॉट एंड फीलिंग्स। विच पास थ्रू द माइंड ऑफ ए नैरेटर इज कॉल्ड stream of consciousness. So the right option will be A. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. हु इज द मोस्ट डोमिनेटिंग stream of consciousness novelist? सो वर्जीनिया वुल्फ इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेलिस्ट। यानी कि वर्जीनिया वुल्फ हैं, उनका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है ये, इस पर बहुत अच्छा कमांड है। वो डोमिनेटिंग नोवेलिस्ट हैं इस टेक्निक की, और इसे वो अपने नोवेल्स में बहुत यूज़ करती हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जो हमारा माइंड है उसमें, हमारे माइंड में हर समय जो एक विचार और जो हमारी फीलिंग्स हैं उनका हर समय फ्लो चलता रहता है। उसी फ्लो को इस जो राइटर है वो अपने नोवेल या प्ले के माध्यम से दिखाता है।
तो ये टेक्निक वो यूज़ करता है जिसमें जो ह्यूमन माइंड की जो प्रोसेस है वो दिखाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु बिलीव्स दैट ट्रू लव इज़ अ मैटर ऑफ माइंड रादर देन बॉडी। सो D.H. लॉरेंस बिलीव दैट ट्रू लव इज़ अ मैटर ऑफ माइंड रादर देन बॉडी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट पॉइंट काउंटर पॉइंट। पॉइंट काउंटर पॉइंट वर्क किसका है? सो एल्डोस हक्सले का वर्क है ये। एल्डोस हक्सले रोट पॉइंट काउंटर पॉइंट। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हु एक्सप्लोर्ड द हॉलोनेस एंड डीपनेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्चुअलिज्म एंड अपर क्लास सोशल लाइफ इन हिज नोवेल्स। So E.M. Forster explored the hollowness and deepness of abstract intellectualism and upper class social life in his novel. So the right option will be B, E.M. Forster. And next question number 16. Who wrote the novel A Passage to India? A Passage to India एक famous work है E.M. Forster का. So the right option will be A, E.M. Forster. And next question number 17. Who wrote the novel Woman in Love? D.H. Lawrence wrote this novel, Woman in Love. So the right option will be A. And next question number 18. Who wrote the novel The Plum Serpent? D.H. Lawrence wrote the novel Plum Serpent. So the right option will be A, D.H. Lawrence. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु रोट द नोवेल यूलिसेस 1922। यानी यूलिसेस 1922 किसके द्वारा लिखा गया है? तो जेम्स जॉयसी ने लिखा था इसे। और ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि एक साइकोलॉजिकल फिक्सन का प्रकार है, वो लिखा है इन्होंने, जेम्स जॉयसी ने। ठीक है। और ये जो टर्म है ये कौन किया था? विलियम्स ने। अपनी एक बुक थी उनकी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने ये टर्म दिया था। और इसी टेक्निक को इन्होंने यूज़ किया है अपने इस नोवेल यूलिसेस 92 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर इज मेड इन द नोवेल्स ऑफ। ह्यूमन नेचर की जो साइकोलॉजिकल स्टडी है वो किसके नोवेल्स में दिखाई जाती है? सो ये दिखाई जाती है वर्जीनिया वुल्फ के नोवेल्स में। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये डोमिनेटिंग नोवेलिस्ट हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वही जिस चेतना प्रभाव, हिंदी में इसको चेतना प्रभाव बोलते हैं। यानी कि जो इंसान है उसके माइंड में कोई भी थॉट प्रोसेसिंग हर समय चलती रहती है लगातार। जैसे कभी वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, कभी वो पास्ट में चला जाता है, कभी वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है, फिर पास्ट में, फिर फ्यूचर में। मतलब एक टाइम पर वो कई सारी जगह ट्रैवल करता है। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। वर्जीनिया वुल्फ एक डोमिनेटिव नॉवलिस्ट हैं इस टेक्निक की। ठीक है। और इसके बाद जो जेम्स जॉयस हैं इन्होंने भी इस टेक्निक का अच्छा खासा यूज़ किया है अपने नोवेल्स में। एंड क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट द नोवेल टू द लाइट हाउस? वर्जीनिया वुल्फ रोट द नोवेल टू द लाइट हाउस। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, वर्जीनिया वुल्फ। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हु रोट नोवेल अ बर्न्ट आउट केस? Graham Greene wrote A Burnt Out Case. So the right option will be C. And next question number 24, who wrote the novel Animal Farm? George Orwell wrote the novel Animal Farm. So the right option will be C. और ये क्या है? Political allegory है। And next question number 25, in which year Animal Farm published? किस ईयर में एनिमल फॉर्म पब्लिश हुई थी? सो ये पब्लिश हुई थी 1945 में, 1945 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु रोट द नोवेल 1984? जॉर्ज ऑरवेल रोट द नोवेल 1984। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जॉर्ज ऑरवेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट द नोवेल द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज? William Golding wrote the novel The Lord of Flies. So the right option will be B, William Golding. And next question number 28, in which year Lord of the Flies published? किस ईयर में ये पब्लिश हुआ था इनका वर्क? सो ये पब्लिश हुआ था 1954 में, 1954 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर गोल्डिंग वोन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? लिटरेचर के लिए गोल्डिंग को नोबल प्राइज़ किस ईयर में मिला था? सो इन्हें 1983 में नोबल प्राइज़ मिला था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 1983। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ रिगार्डेड एज अ टीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामाटिस्ट? मॉडर्न ड्रामाटिस्ट के टीचर किसे माना जाता है? सो ये हेनरिक जॉन इब्सन है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, हेनरिक जॉन इब्सन को टीचर माना जाता है मॉडर्न ड्रामाटिस्ट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज़?
हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामा, मास्टर ऑफ ड्रामा किसे माना जाता है? सो शो इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामा of idea. So the right option will be B, G.B. Shaw. And next है question number 32. Whose plays are called anti-romantic? किसके plays anti-romantic माने जाते हैं? So G.B. Shaw के. So the right option will be B, G.B. Shaw. And next है question number 33. In modern dramatist, who is the master in problem plays? Modern dramatist में master कौन है problem plays में? So John Galsworthy is the master in problem plays. So the right option will be B, John Galsworthy. And next question number 34. In which play a writer highlight evils and problems of contemporary society? यानी किस प्ले में, किस टाइप के जो प्ले होते हैं वो जिनमें कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की ईविल्स और प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता है. सो ये प्रॉब्लम प्ले होते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, प्रॉब्लम प्ले. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्लेज? एब्सर्ड प्लेज का मास्टर किसे माना जाता है? सो सैमुअल बकेट इज नोन एज द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्लेज. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36. इन विच टाइप ऑफ प्ले अ राइटर मेक अ डीप सर्च ऑफ कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन सफरिंग? सो एब्सर्ड प्लेज, in absurd plays a writer makes a deep search of causes responsible for human suffering. So the right option will be B, absurd plays. And next question number 37. Who exposes the frustration of young generation in his plays? कौन एक्सपोज करता है यंग जनरेशन की फ्रस्ट्रेशन को अपने प्लेज में? सो जॉन ऑसबॉर्न एक्सपोजेज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ यंग जनरेशन इन हिज प्लेज. ये यंग जनरेशन की फ्रस्ट्रेशन को अपने प्लेज में दिखाते हैं. देखिए सभी राइटर्स जो होते हैं उनका अपना अपना ओपिनियन, अपने अपने विचार होते हैं. वो उनके वर्क के थ्रू हमें पता चलता है कि ये किस पार्टिकुलर टेक्निक को यूज़ करता है, किस तरीके की इसकी थिंकिंग है, क्या ये सोच रखते हैं. तो हमें उनका वर्क पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये राइटर इस तरीके के हैं. तो ये जो यंग जनरेशन जो चीज़ फील करती है उस चीज़ को ये अपने जो है प्लेज में लिखते हैं. ठीक है, जॉन ऑसबॉर्न. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38. हु रोट द प्ले लुक बैक इन एंगर? तो ये इनका एक वर्क है जॉन ऑसबॉर्न का, लुक बैक इन एंगर. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, जॉन ऑसबॉर्न. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39. इन टाइप ऑफ प्ले इज लुक बैक इन एंगर? लुक बैक इन एंगर किस तरीके का प्ले है? सो ये एक रियलिस्टिक प्ले है, यानी कि रियलिटी को ये दिखाता है. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. हु रोट द प्ले कॉकटेल पार्टी? सो T.S. Eliot wrote the play Cocktail Party. So the right option will be B, T.S. Eliot. And next question number 41. Who wrote poetic plays like The Confidential Clerk 1953 and The Elder Statesman 1955? So T.S. Eliot wrote The Confidential Clerk and The Elder Statesman. So the right option will be A. And next question number 42. Who wrote the play The Ladies Not for Burning? Who wrote this play? So Christopher Fry wrote the play The Ladies Not for Burning. So the right option will be D, Christopher Fry का वर्क है ये. Which type of play is The Ladies Not for Burning? ये किस प्रकार का प्ले है? ठीक है, ये क्रिस्टोफर फ्राई ने जो वर्क लिखा है The Ladies Not for Burning, ये किस प्रकार का प्ले है? सो ये एक कॉमेडी है और कॉमेडी में भी ये एक वर्स कॉमेडी है, यानी कि कविता की फॉर्म में उन्होंने ये कॉमेडी लिखी है एंड इन 3 एक्ट्स और 3 एक्ट में. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44. हु रोट द प्ले द डार्क इज लाइट इंग्लिश? सो क्रिस्टोफर फ्राई रोट द प्ले द डार्क इज लाइट इन इंग्लिश. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. इन विच सेंचुरी द प्रॉब्लम प्लेज डेवलप्ड? किस सेंचुरी में प्रॉब्लम प्ले डेवलप हुए? सो इन 19th सेंचुरी द प्रॉब्लम प्ले डेवलप. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 19th सेंचुरी में. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46. विच प्ले डील्स विद द कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज इन ए रियलिस्टिक मैनर? ठीक है, सोशल इश्यूज जिस प्ले में दिखाया जाता है सोशल इश्यूज को, वो किस तरह के प्ले होते हैं? वो प्रॉब्लम प्लेज होते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47. हु एक्सपोज द हिपोक्रेसी, ग्रीड एंड हिडन करप्शन इन हिज प्लेज? ठीक है, कौन अपने प्लेज के थ्रू हिपोक्रेसी जो समाज में है, ग्रीड है और हिडन करप्शन है उसे दिखाता है? तो
हेनरिक इब्सन एक्सपोज दिस टाइप ऑफ थिंग, जैसे हिपोक्रेसी होगी, ग्रीड है एंड हिडन करप्शन है, हेनरिक इब्सन। सो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हु ब्रॉट द प्रॉब्लम प्लेस टू इट्स इंटेलेक्चुअल पीक इन इंग्लैंड। प्रॉब्लम प्ले को इंटेलेक्चुअल पीक पर कौन लेके गया इंग्लैंड में? सो ये जीबी शॉ थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जीबी शॉ। ठीक है, जो इब्सन है, गाल्सवर्दी हैं और ये जो जीबी शॉ हैं, ये तीनों प्रॉब्लम प्लेस से एसोसिएटेड हैं। तो इसके जो मास्टर हैं वो इब्सन हैं। ठीक है, गाल्सवर्दी इनको अपना गुरु मानते थे, टीचर मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हु रोट द प्ले द सिल्वर बॉक्स। गाल्सवर्दी wrote the play The Silver Box. So the right option will be B. 1906 में आया था इनका प्ले, 3 एक्ट प्ले कॉमेडी है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हु रोट द प्ले स्टाइफ। दिस इज ऑल्सो बाई गाल्सवर्दी एंड इन 1907 1907 में आया था ये इनका प्ले स्टाइफ, रिटेन बाई गाल्सवर्दी। ठीक है, सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, गाल्सवर्दी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, हु रोट द प्ले जस्टिस। जस्टिस किसने लिखा था? सो गाल्सवर्दी रोट द प्ले जस्टिस। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, विच टाइप ऑफ प्ले इज स्टाइफ, सिल्वर बॉक्स एंड जस्टिस। स्टाइफ, सिल्वर बॉक्स एंड जस्टिस किस प्रकार के प्ले हैं? सो ये सभी के सभी प्रॉब्लम प्ले हैं। जैसे कि गाल्सवर्दी को हम जानते हैं वो प्रॉब्लम प्ले के मास्टर हैं, तो उसमें वो अपने प्लेज में जो समाज में फैली बुराइयों को ही दिखाते थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, प्रॉब्लम प्ले हैं ये सभी की सभी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, इन विच प्ले शॉ इंट्रोड्यूस्ड हिज फेमस फिलोसफी ऑफ लाइफ फोर्स। यानी कि जो शॉ हैं, जीबी शॉ, ये भी मास्टर हैं प्रॉब्लम प्ले के, तो इनकी एक फेमस फिलॉसफी है लाइफ को लेके, लाइफ फोर्स। ठीक है, इसको किस में उन्होंने किस वर्क में इंट्रोड्यूस कराया है? तो मैन एंड सुपरमैन में उन्होंने अपनी इस फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस कराया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मैन एंड सुपरमैन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड केम आउट एज अ रिएक्शन टू। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, ये कब आया, किसके रिएक्शन में आया? सो वर्ल्ड वार 2, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तब इसकी शुरुआत हुई। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। और वर्ल्ड वॉर कब हुआ था शुरू, सेकंड वाला 1939 में। ठीक है, 1939 में स्टार्ट हुआ था एंड 1945 में ये ख़त्म हो गया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1914 में। ठीक है, तो ये जो पीरियड था इस समय मॉडर्न एज में वर्ल्ड वार और फर्स्ट और सेकंड एज जो चल रहे थे, इनकी वजह से लोगों में काफ़ी डिसकंटेंटमेंट था, उसकी वजह से इस तरह की जो थ्योरी हैं ये लिटरेचर में आई। ठीक है, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, और भी बहुत सारी नई नई हैं जो आपको भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 55, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड फोकस लार्जली ऑन द आइडिया डैश फिलोसफी। यानी कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, ये किस फिलोसफी पे फोकस करता है, किस विचार को मानता है? सो ये मानता है एग्जिस्टेंशियलिज्म को, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एग्जिस्टेंशियलिज्म मीन्स हिंदी में अस्तित्ववाद। यानी कि एब्सर्ड का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, निरर्थकता, यानी कि मीनिंगलेसनेस इसमें दिखाई जाती है, क्योंकि ये इसकी जब शुरुआती वर्ल्ड वार सेकंड के समय में हुई थी, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि जब युद्ध चल रहे थे तो जो लोगों का अस्तित्व है वो खतरे में आ गया था। यानी कि लोगों को पता नहीं था कि अचानक हम लोग, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, या कुछ और कोई कुछ कर रहा है, और युद्ध वाले टाइम में पता नहीं होता कि अभी हम मतलब पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या होगा। तो वो चीज़ उस समय हो रही थी। तो जब अस्तित्ववाद का पता नहीं था, यानी कि हमारे इंसान को अपने अस्तित्व का पता नहीं था कि अगले मोमेंट मेरे साथ क्या होगा, उस समय ये चीज़ आई, ये थ्योरी आई। क्योंकि युद्ध हो जाते थे, एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाते थे, और उस एक समय में पूरी की पूरी जो मतलब प्रजाति थी वो नष्ट हो जाती थी, एक तरह से ह्यूमन रेस, है ना। तो इसलिए इस फिलॉसफी को इसमें बताया जा रहा है एक्सटेंशियलिज्म, क्योंकि यही खतरे में आ गया। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, इन विच टाइप ऑफ प्लेस द प्लॉट ऑफन डिविएट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्लेस। तो किस तरह के प्लेस में जो प्लॉट है वो हमेशा क्या होता है, ट्रेडिशनल प्लेस से अलग होता है। तो ट्रेडिशनल प्लेस से अलग होता है क्योंकि
वो एब्सर्ड प्ले है ना। जो ट्रेडिशनल प्ले हैं वो तो आपको पता ही है ना, जो हम एलिजाबेथन एज के प्लेस पढ़ रहे थे, जो शेक्सपियर के प्लेस हैं, ओथेलो एथेलो, ये सारे जो हैं हमारे ट्रेडिशनल प्लेस थे, ठीक है। लेकिन जो एब्सर्ड प्ले है यानी कि जो मॉडर्न ड्रामा है, उसमें क्या है, जो प्लॉट है वो ट्रेडिशनल प्ले से अलग है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें मीनिंगलेसनेस दिखाई जाती है, उसमें पता नहीं कब क्या एंड होगा, क्या शुरुआत होगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को जब भी आप उसे देखोगे या पढ़ोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, इन विच टाइप ऑफ प्लेस द सीनरी इज ऑफन अनरिकॉग्नाइजेबल। किस तरह के प्लेस में जो सीनरी है वो हमेशा क्या रहती है, अनरिकॉग्नाइजेबल रहती है। सो दिस इज अगेन एब्सर्ड प्लेस की यहाँ बात हो रही है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एब्सर्ड प्लेस में जो सीनरी है वो ऑफन क्या रहती है, रिकॉग्नाइजेबल रहती है, अनरिकॉग्नाइजेबल रहती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। जैसे एब्सर्ड प्ले, एक हैरोल्ड पिंटर हैं, एलटी ग्रेड में आता है, उनका एक वर्क है बर्थडे पार्टी, वो एब्सर्ड प्ले का एग्जाम्पल है। अगर आप उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का प्ले है। नेक्स्ट है यहाँ पर 58 क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ प्ले द डायलॉग नेवर सीम टू मेक एनी सेंस। यानी कि कौन से ऐसे प्ले होते हैं जिसमें जो डायलॉग हैं वो ऐसे लगते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है, बिल्कुल स्टूपिडिटी दिखाई जाती है एक तरीके से। मतलब जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है भाई क्या है यार ये, मतलब ना तो वो समझ में आएगा पहली बार में, तो वो समझ में ही नहीं आएगा, और समझ में आ भी जाएगा तो उसका कोई मतलब और छोर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट निकल के नहीं आएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, एब्सर्ड प्ले। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, हु इज़ द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्ले। एब्सर्ड प्ले का मास्टर कौन है। जैसे मैंने अभी बताया प्रॉब्लम प्ले के मास्टर कौन थे, गाल्सवर्दी, ऐसे ही एब्सर्ड जो प्ले हैं ये सभी लिटरेरी स्टाइल हैं, हर कोई अपनी अपनी टेक्निक में माहिर होता है, मास्टर होता है। ऐसे ही ये हैं जो राइटर्स हैं, ये इनको जैसे कोई एब्सर्डिटी का मास्टर है, कोई प्रॉब्लम प्ले का मास्टर है ना, कोई कॉमेडी का मास्टर है, कोई रोमांटिक कॉमेडी लिखता है, इस तरीके से। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सैमुअल बकेट। सैमुअल बकेट इज द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्लेस। सो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, वेटिंग फॉर गॉडट। वेटिंग फॉर गॉडट किसने लिखा है। सो दिस वर्क इज रिटन बाय सैमुअल बैकेट, ठीक है, बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जो वेटिंग फॉर गॉडट है वो सैमुअल बैकेट का वर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ हैरोल्ड पिंटर प्लेस। जो हैरोल्ड पिंटर हैं इनकी प्लेस की क्वालिटी क्या है। मैंने भी बताया था हैरोल्ड पिंटर, इनका जो फेमस वर्क है बर्थडे पार्टी, तो इनका जो वर्क है उसमें लैक ऑफ एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन की कमी होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, हु फर्स्ट यूज द टर्म एब्सर्ड। ये जो टर्म है एब्सर्ड, ये फर्स्ट किसने यूज़ किया था। सो ये अल्बर्ट कैमस ने यूज़ किया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, अल्बर्ट कैमस, ओके। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, हु रोट द बुक द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी थी मार्टिन एस्लिन ने, और इसी में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था इन 1960, ओके। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मार्टिन एस्लिन इन 1960 में उन्होंने एब्सर्ड टर्म को कॉइन किया। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म क्या है, ये लिटरेरी स्टाइल। मैंने बताया ना ये सारी लिटरेरी स्टाइल है, जैसे एक्सप्रेशनिज्म, एक्सटेंशनलिज्म, है ना, और भी बहुत सारी आपको पढ़ते जाइए। सो ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, इन विच प्ले अ करेक्टर एक्सप्रेस हिज मेंटल एगोनी इन लॉन्ग मोनोलॉग। यानी किस तरह के प्लेज में एक कोई करेक्टर अपनी मेंटल एगोनी, अपनी जो मानसिक पीड़ा है, मानसिक कष्ट है, उसको वो एक लॉन्ग मोनोलॉग के थ्रू दिखाता है, एक्सप्रेस करता है। सो इन एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एक्सप्रेस प्ले में, है ना। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, हु आर द मेन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले राइटर्स। अब एक्सप्रेशनिस्ट प्ले राइटर्स कौन है जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया एब्सर्ड प्ले वाले इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि अल्बर्ट कैमस हो गए, सैमुअल बेकेट हो गए। अब एक्सप्रेशनिस्ट की जो फेमस राइटर हैं वो एग्नी ओनेल, टेनेस विलियम्स, आर्थर मिलर, ऑल ऑफ दीज। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, हु रोट द प्ले हैरी एप। हैरी एप किसने लिखा है। सो दिस वर्क इज बाय एग्नी ओनेल। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, इन विच प्लेस करेक्टर्स लुक लाइक शैडो।
So in expressionistic plays, character look like shadow. So the right option will be C. And next है question number 69. What was the epic theater? Epic theater क्या है? ये भी एक लिटरेरी स्टाइल है, लिटरेरी फॉर्म है, और ये सभी मॉडर्न एज की थ्योरीज हैं. सो ये एक मूवमेंट है. अ मूवमेंट इज कॉल्ड एपिक थिएटर. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. ठीक है. व्हेन द एपिक थिएटर स्टार्टेड, ये स्टार्ट कब हुआ था? सो मिड 20th सेंचुरी में एपिक थिएटर स्टार्ट हुआ था. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. हु स्टार्टेड एपिक थिएटर? एपिक थिएटर को स्टार्ट किसने किया था? सो इसमें सब बहुत बड़ा एक जो नाम है वो है बेरटोल्ट ब्रेच. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. बेरटोल्ट ब्रेच ने स्टार्ट किया था इसे. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72. व्हाट इज द गोल ऑफ एपिक थिएटर? इसका गोल क्या है? ऑडियंस इज ऑलवेज अवेयर ऑफ वॉचिंग ए प्ले. ठीक है. ऑडियंस क्या रहे? हमेशा अवेयर रहे वॉचिंग ए प्ले को देखने के लिए. ठीक है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73. विच क्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ इल्यूजन. ठीक है. सो एपिक थिएटर create the atmosphere of illusion. So the right option will be C. And next question number 74. epic theater was a reaction against. ये किसके अगेंस्ट रिएक्शन था, यानी किसके रिएक्शन के परिणाम स्वरूप ये आया? सो नेचुरल ड्रामा यानी कि जो ट्रेडिशनल ड्रामा हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये एक रिएक्शन था एपिक थिएटर. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75. इन विच टाइप ऑफ ड्रामा कैरेक्टर्स प्ले मेनी रोल्स. किस प्रकार के ड्रामा में जो कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर्स कई रोल प्ले करता है, कई सारे रोल, मतलब एक कैरेक्टर है लेकिन रोल वो कई सारे करेगा. तो ये एपिक थिएटर होता है जिसमें कि एक कैरेक्टर कई सारे रोल प्ले करता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. And next question number 76. Epic theater contains a manner of acting. So the right option will be A. Manner of acting. And next question number 77. In which type of modern play chorus is used? किस modern play में chorus use होता था? जैसे पहले के जो पुराने सॉन्ग हैं जो शेक्सपियर के, हमने उनमें पढ़ा है ना कि chorus आता है, फिर chorus ये घोषणा करता है, फिर लास्ट में chorus आता है और भविष्यवाणी करके चला जाता है. तो ये पुराने जो ट्रेडिशनल ड्रामा थे उनमें तो यूज़ होता ही था, लेकिन जो कौन से नए प्ले हैं उनमें भी ये यूज़ होता है. तो एपिक थिएटर में ये यूज़ होता है. जी हाँ, इसमें ये यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78. फ्रॉम वेयर इन एपिक थिएटर द वर्ड एपिक इज टेकन. अभी एपिक थिएटर में ये जो वर्ड है एपिक, ये कहाँ से लिया गया? सो कॉमेंट्री से ये लिया गया. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, कॉमेंट्री. ठीक है. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79. व्हाट इज वर्ड फ्रेम डंग फैक्ट, यानी कि ये क्या है? ठीक है. तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट एंड एलाइनेशन इफेक्ट. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी. यानी कि जो ये एपिक थिएटर था उसमें इस टर्म को यूज़ किया गया, ये इसमें दिखाया जाता है. तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एस्ट्रेंज इफेक्ट, एलिनेशन इफेक्ट एंड लाइट का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इस वाले थिएटर में. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80. एपिक थिएटर होल्ड द. एपिक थिएटर क्या होल्ड करता है, यानी कि किस चीज़ को ये फॉलो करता है? सो एपिक थिएटर होल्ड नॉन एस्टोरियन अप्रोच टू ड्रामा, यानी कि ये नॉन एस्टोरियन अप्रोच को फॉलो करता है. ठीक है. पुराने जो प्ले हैं वो सभी की सभी क्या फॉलो करते हैं? जो एरिस्टोटल ने जो प्रिंसिपल या जो सिद्धांत सेट किए थे ड्रामा के लिए, ट्रेजेडी के लिए, इनके लिए, ये सभी राइटर्स ने, जो पुराने राइटर्स थे, उन्होंने फॉलो किए इनके जो सिद्धांत हैं, इनके बताए हुए सिद्धांत. ठीक है. लेकिन जो नॉन एरिस्टोटलियन अप्रोच है वो एपिक थिएटर फॉलो करता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि एरिस्टोटेलियन सिद्धांतों को ये नहीं मानता. ठीक है. इसमें कैथारसिस वगैरह नहीं आता, जैसे उसमें आता ना हेमरेशिया, कैथारसिस, तो ये सब इसमें ये नहीं होता. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81. व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है? सो ये एक ऐसी लिटरेचर होती है, लिटरेचर बाय पीपल फ्रॉम फॉर्मली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज, यानी कि ऐसी लिटरेचर होती है जो उन लोगों के द्वारा लिखी जाती है जो फॉर्मरली, यानी कि जो पहले क्या थे, कॉलोनाइज कंट्रीज थे. यानी कि जैसे हमारा भारत है ना, किसका कॉलोनी रहा है? ब्रिटेन का.
तो ऐसे लोगों के द्वारा ये लिटरेचर लिखी जाती है जो पहले कॉलोनाइज कंट्रीज़ के थे। तो जो दर्द तकलीफ़ उनके कंट्री ने झेली, उस चीज़ को ये अपने लिटरेचर में लिखते हैं ये लोग, ये राइटर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, फ्रॉम विच कंट्री टोनी मॉरिसन बिलोंग टू। टोनी मॉरिसन किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, अमेरिका। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, टोनी मॉरिसन डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अफ्रीकन चिल्ड्रन। ठीक है, टोनी मॉरिसन जो हैं ये अफ्रीकन चिल्ड्रन की जो स्टोरी है, लाइफ है, उसको ये डिपिक्ट करती हैं, यानी अपने नॉवेल्स में या अपने वर्क में लिखती हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, हु रोट द नोवेल द ब्लूएस्ट आइज। जो ब्लूएस्ट आइज है ये किसने लिखा था? तो टोनी मॉरिसन रोट द नोवेल द ब्लूएस्ट आइज, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, हु रोट द नोवेल हर्ट ऑफ डार्कनेस। सो जोसेफ कॉनरेड wrote the novel Heart of Darkness, so the right option will be C, Joseph Conrad. And next है question number 86, who wrote Night of Scorpion। तो ये तो हमें सभी को पता है, नजीम एज़ेकिएल wrote the Night of Scorpion, so the right option will be D. And next है question number 87, in which year R.N. टैगोर वॉन नोबेल प्राइज़। किस ईयर में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 1913। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि जो इनकी गीतांजलि है, गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था। ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, एंड 1912 में इनकी जो गीतांजलि है ये लंदन में पब्लिश हुई थी, एंड 1910 में इंडिया में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, who became the first non-European writer who won the Nobel Prize for Literature। So नॉन यूरोपियन राइटर कौन था जिसे नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए? सो रविन्द्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, R.N. टैगोर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, विच इज़ कॉल्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर। फेमिनिस्ट लिटरेचर किसे कहा जाता है? सो लिटरेचर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ वोमेन, लिटरेचर रिलेटेड टू राइट ऑफ वोमेन, लिटरेचर रिलेटेड टू लाइफ ऑफ वोमेन। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज लिटरेचर। यानी कि ऐसी लिटरेचर जो वोमेन्स की प्रॉब्लम पर लिखी जाती है, यानी वोमेन की प्रॉब्लम से एसोसिएट होती है, उसे कहा जाता है फेमिनिस्ट लिटरेचर। ओके, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाई वोमेन राइटर इज फेमिनिस्ट। यानी कि वो राइटर जो राइटर अपने वर्क में जो वोमेंस प्रॉब्लम को लिखते हैं, उनकी लाइफ को लिखते हैं, उन्हें फेमिनिस्ट बोला जाता है, या नारीवादी, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी बिहाइंड फेमिनिस्ट लिटरेचर। अभी जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, इसके पीछे आइडियोलॉजी थी? सो इक्वल राइट फॉर वोमेन, यानी कि वोमेन को समान अधिकार मिले, इक्वल राइट इन सोसाइटी में उनको समान अधिकार मिले, और इक्वल राइट इन पॉलिटिक्स में उनको समान अधिकार मिले। यानी कि ये वुमेन्स के अधिकारों की बात करती है, ये वाली लिटरेचर है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, इन विच ईयर द टर्म फेमिनिज्म अपीयर इन ग्रेट ब्रिटेन। किस ईयर में ये जो टर्म है फेमिनिज्म ये अपीयर हुआ इन ग्रेट ब्रिटेन में? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, 1890s। तो ये 1890 में ये टर्म अपीयर हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, ऑन विच मैटर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस। फर्स्ट वेव यानी कि जो फेमिनिज्म है ना, इसमें 3 बेसिकली वेव आई थी, जिन्हें फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव के नाम से जाना जाता है। तो जो फर्स्ट वेव है वो किस पर फोकस करती है? ठीक है, तो जो फर्स्ट वेव है फेमिनिज्म की वो फोकस करती है वोमेन्स राइट टू वोट, सफ्रेज एंड प्रॉपर्टी राइट। यानी कि उनको वोट का अधिकार मिले और उनको प्रॉपर्टी में राइट मिले, है ना। और सफ्रेज भी वोटिंग राइट को ही ये वोटिंग राइट है उसको ही सफ्रेज बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सेकंड वेव फेमिनिज्म। अब सेकंड वेव फेमिनिज्म, फिर इसके बाद है ना सेकंड वेव आई, ये फर्स्ट वेव थी। सेकंड वेव फेमिनिज्म का टाइम पीरियड क्या है? सो ये 1960 से 1980 इसका पीरियड है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 1960 to 1980। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95,
इन विच मैटर सेकेंड वेव फेमिनिस्ट फोकस्ड, सेकेंड वेव फेमिनिस्ट किस मैटर पर फोकस करती है? सो कल्चर इन इक्वलिटीज, जेंडर नेम्स, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड ऑल ऑफ दीज। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। सब पर ये फोकस करती है सेकेंड वेव, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है अभी एनवीएस जो इंटरव्यू चल रहे थे अभी टीजीटी पीजीटी में, वहाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी पूछा गया ये वाला। 96 देखिए, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ थर्ड वेव फेमिनाइन। तो जो थर्ड वेव आई उसका जो पीरियड था वो कौन सा था? तो वो 1990s टू 2000। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197, विच फेमिनिस्ट राइटर यूज स्टाइल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। कौन सा फेमिनिस्ट राइटर इस स्टाइल को, इंटीरियर मोनोलॉग ये स्टाइल होती है, इसे यूज़ करता है, इस लिटरेरी फॉर्म को यूज़ करता है? तो वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ use style of interior monologue. So the right option will be B. Next है question number 98. Who treat serious subject in a playful and humorous way? ठीक है, सीरियस सब्जेक्ट को प्लेफुल एंड ह्यूमरस वे में कौन यूज़ करता है? सो मॉडर्निस्ट, मॉडर्निस्ट जो राइटर हैं उनकी एक खासियत है कि वो सीरियस सब्जेक्ट को भी प्लेफुल वे में और ह्यूमरस वे में यूज़ करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, रिलेशनशिप बिटवीन वन टेक्स्ट एंड अनदर टेक्स्ट इज कॉल्ड। यानी कि ऐसी रिलेशनशिप जो वन टेक्स्ट से और दूसरे टेक्स्ट के बीच में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। यानी कि एक बुक से कोई पार्टिकुलर कोई टॉपिक या कोई रेफरेंस ले लिया और हमने वो अपनी बुक में यूज़ किया, उसे इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं। जैसे जो मॉडर्निस्ट हैं वो उनकी खासियत है, वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी, यानी कि पुरानी बुक्स के जो रेफरेंस हैं, इल्यूजन है, उन्हें लेंगे और उसके बारे में फिर वो एक्सप्लेन करते हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, विच टेक्निक्स फॉर्म द बेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। यानी कौन सी टेक्निक रही, पोस्ट मॉडर्न जो लिटरेचर है उसकी टेक्निक रही, उनका बेस रही कौन सी टेक्निक, है ना? तो इंटरटेक्सचुअलिटी, इसका जो मेन बेस है इंटरटेक्सचुअलिटी है, मेटाफिक्सन, पैस्टिक, फैबुलेशन, है ना? तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है उसका बेस है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ई, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज। यानी कि एलिफेंट के ग्रुप के लिए प्रॉपर वर्ड हम क्या यूज़ करेंगे? तो ये टीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, हर्ड। ठीक है, एलिफेंट के झुंड के लिए हम हार्ड वर्ड यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाय द एन एलिफेंट। यानी कि जो एलिफेंट की जो साउंड होती है, लाउड नॉइज होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, पीजीटी 2013 में ये आया है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, यू रादर देन योर फादर आर टू ब्लेम, नो एरर। यानी कि तुम जो है, यहाँ कंपेयर की जा रही है कि तुम अपने पापा से ज़्यादा जो है दोषी हो, है ना? तो ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर आपका ई हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, 5 आवर्स आर टू शॉर्ट अ टाइम टू जज वंस करेक्टर, नो एरर। तो यहाँ पर आपका जो बी वाला है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पार्ट में एरर है। यहाँ पर अगर इज होता तो ठीक होता है, क्योंकि 5 आवर्स यहाँ पर एक निश्चित ड्यूरेशन बता रहा है, तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, नॉट आर। ओके, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, मैनी ए पैसेंजर हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। यानी कि मैनी पैसेंजर ले जाए गए हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन सिंगुलर आएगी, क्योंकि जो मैनी ए है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, नो एरर। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि यहाँ पे जो वेजेस है
यहाँ इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, नॉट आर। यहाँ पे अगर इज होता आपका तो करेक्ट होता। वेजेस के साथ जब दंड होता है वेजेस का मतलब, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद नेटिव ऑरेटर इफ वन वांट टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। तो यहाँ पे जो हिज है, हिज में जैसे अंडरलाइन हो रहा है ना यहाँ पर, तो जो हिज है इसकी जगह आता वंस। वंस पर जैसे एडजेक्टिव आएगा, ना कि हिज, क्योंकि यहाँ जो वन है इसके साथ हमेशा वंस आता है, वंस यूज होता है, हिज नहीं, है ना। ONE ऐसे वंस इंग्लिश हो जाता है तो ठीक हो जाता है आपका। तो यहाँ सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट द कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला पार्ट है बी, इसमें यहाँ एरर है। अगर यहाँ पे ना जो कालिदास है प्रॉपर नाउन, इससे पहले क्या है, दा नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, ऑल्दो देयर आर सम सिमिलरिटीज इन द क्वालिफिकेशन ऑफ द टू कैंडिडेट द डिफरेंस एमंग देम आर क्वाइट प्रोनाउंस नो एरर। तो यहाँ देखना है आपको कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट में एरर है एमंग। जब यहाँ पे पहले ही क्लियर हो गया कि टू कैंडिडेट हैं, तो टू कैंडिडेट के साथ जो प्रीपोजिशन है वो आती है बिटवीन। बिटवीन आएगा यहाँ पर, बिटवीन होता तो ठीक होता। एमंग दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है ना, तो आपका जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110 से 113, चूज द सेंटेंस विद मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 110, द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। TGT 2016 में ये पूछा गया। तो पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, जो इफ़ क्लॉज, जो कंडीशन सेंटेंस होते हैं उसमें एक क्लॉज जो इफ़ वाली प्रेजेंट में जाती है, और ये वाली जो है मेन क्लॉज वो बनती है फ्यूचर में। तो आपका जो सही वाला वो हो जाएगा बी, द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, आई बी देयर सिचुएशन भी डिफरेंट। अगर मैं वहाँ होता तो सिचुएशन क्या होती, अलग होती। तो ये पास्ट परफेक्ट की कंडीशन को दिखा रहा है। सो हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट वाले में वुड हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ होता है। तो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, इफ़ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग। अगर मैं भगवान होता तो मैं क्या करता, सारी जो सफरिंग्स हैं उनको एलिमिनेट कर देता। सो इफ़ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, आई विश दैट यू बी राइट। तो आई विश दैट यू वर राइट हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, नेमेसिस इज अ सिंबल ऑफ। तो जो नेमेसिस है, नेमेसिस का जो हिंदी में मतलब होता है दास्ता, तो इसका सिंबल होता है ये रेट्रीब्यूशन, इसका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, अ बुक इन इट्स ओरिजिनल हैंड रिटन फॉर्म इज कॉल्ड। यानी कि एक बुक जो हाथ से लिखी हुई होती है, यानी हाथ से लिखे हुए जो ग्रंथ होते हैं या बुक्स होती हैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। Thanks for watching and make sure you like and subscribe my channel.